राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने जो है प्रैक्टिस सीरीज 9 तक कंप्लीट कर दिया है, अब हम प्रैक्टिस सीरीज 10 स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर 5 के गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 से। ठीक है, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इज। एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हम एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। तो हमें पता है कि ये कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू होता है म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, तो हमसे एम्पियर्स लॉ पूछा है तो हम इसमें सिर्फ ये इंक्लूड करेंगे, दिस पार्ट ओनली। ठीक है, तो और एक चीज़ हमें पता है कि बी वेक्टर इक्वल टू होता है म्यू नॉट एच वेक्टर। ठीक, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसके जगह पे। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 133 क्वेश्चन। if a closed integral of a vector dot dl vector equal to 0 for each closed curve, this implies, क्या इम्प्लाई करता है देखते हैं। ये देखिए यूपीपीएससी आश्रम पद्धति पीजीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो बाई स्टोक्स थियरम जो है अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्टोक्स थियरम। तो स्टोक्स थियरम क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल दिस कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये एक दूसरे में कन्वर्जन का ये थियरम होता है। लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। इन मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ए दिया है ऑब्जर्वेशंस और टेकन ऑन ड्रॉप्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, बी दिया है velocity of drops becomes uniform due to quality of gravitational force and force due to electric field, and C दिया है possible values for charges on drops are 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb, 7.2 into 10 to the power minus 19 coulomb and 12.8 into 10 to the power minus 19 coulomb। तो हमसे पूछा है कि ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो पहला जो है ऑब्जर्वेशंस आर टेकन ऑन ड्रॉप्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो मिल्टन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया था कि यहाँ पे दो प्लेट के बीच में जो है, मेटल प्लेट के बीच में जो है ये ऑयल ड्रॉप्स हम मूव कराते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इसका एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ड्यू टू विस्कोसिटी, एयर विस्कोसिटी। तो यहाँ पे जो ये दोनों ड्रैग फोर्स हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों जो हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, बट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ये ऑप्शन गलत है। ऑब्जर्वेशंस आर टेकन ऑन ड्रॉप्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ऑप्शन गलत है। वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्स बिकम्स यूनिफॉर्म ड्यू टू इक्वलिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी वजह से होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से। ठीक है, और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्जेज ऑन ड्रॉप्स आर, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होता है कि इसमें जो है जो वैल्यूज आती है चार्जेस की वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका जो है हम इंटीग्रल मल्टीपल देखते हैं, तो इंटीग्रल मल्टीपल में तो जो है ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है, इसका 16 4 जा। ठीक है, तो ये तो 4 आ जाएगा। ये कुछ ये मिस्टेक है यहाँ पे, बट ये यहाँ पे ये भी करेक्ट है जो है 8 टाइम्स जो है। तो यहाँ पे हम इसको बी और सी ऑप्शन को जो है करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि ये एक्चुअली 7.2 है और 8.0 है। तो इस बेसिस पे हम जो है इसको जो है इस ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, ये पीजीटी 2004 में पूछा है। बिकॉज इसके लिए जो है गॉस लॉ से दिया जाता है, इस गॉस लॉ से ही ये निकल के आया है, बट इसका कोई नेम नहीं होता है, दैट इज डाइवर्जेंस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये बताता है कि देयर इज नो मैग्नेटिक पोल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो कोई मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। वो कहाँ से वेरीफाई होता है, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम मैग्नेट को जो है दो पार्ट में अगर ब्रेक करते हैं तो हमेशा इसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो है इंडिविजुअल मैग्नेट में आएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 136, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यू, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब विल बी। ये भी पीजीटी 2004 में पूछा है। तो ये पूछ रहा है कि कॉर्नर पे जो है अगर किसी क्यूब के हम कॉर्नर पे कोई चार्ज रखते हैं, ठीक है, तो वो उससे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। अगर सपोज करिए यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे रख दिया जो है एक यहाँ पे चार्ज रख दिया क्यू चार्ज, तो ये चार्ज जो है कितने क्यूब से जो है, तो इसको जो है हम पहले तो क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे कि इसको क्लोज किया जाए। तो ये जो शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा जो है इस कॉर्नर पे, जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये जो शेयरिंग होगा ये 1/8 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा जो है, जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो उस फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज होगा 8 क्यूब से जो है शेयर होगा, तो इसका जो है 1/8 पार्ट जो है शेयर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे Q/8 हो गया, और यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, इसमें कह रहा है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हीट। तो हमें गॉस लॉ पता है, गॉस लॉ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसको हम जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे तो जो है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इनटू डीवी। ठीक है, तो यहाँ से ये डाइवर्जेंस थ्योरम से हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसके जगह पे ये लिख देंगे, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे ये चीज़ v डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डी वी इक्वल टू क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्यू को जो है रो डी वी लिख सकते हैं और इसको एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट जो है बाहर कर लेते हैं, तो वी रो डी वी एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ई वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस ई डी वी इक्वल टू दिस। तो यहाँ से डाइवर्जेंस ई क्या निकल के आ रहा है, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन ये ई के टर्म में नहीं दिया है, एक दिया है डाइवर्जेंस इक्वल टू क्यू, बट अब हम इसको चेंज करेंगे डी के टर्म में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के टर्म में जो है, तो यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस ऑफ, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो, और ये दिस क्वांटिटी इज कैपिटल डी दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू रो।
तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, गॉस लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए यहाँ भी गॉस लॉ का ही पूछा है, तो हम अभी पीछे जो है यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस होगा, यहाँ पे डॉट होगा। ठीक, तो हमसे पूछा है कि गॉस लॉ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें अभी हम पीछे डिस्कस ही किए हैं, डाइवर्जेंस ई वेक्टर इक्वल टू क्या था, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले क्वेश्चन में यही था, दिस इज द गॉस लॉ। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये था प्रैक्टिस सीरीज 10, जिसमें गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम से हम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप लोग जो है इस लेक्चर को देखिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।